शिक्षावाणी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज है शनिवार, और शनिवार में होता है ना कोई किताबें ना कोई बैग, पाठ्यक्रम से बाहर की दुनिया की सैर करना और ऐसी चीजों से अवगत होना जो हमारी व्यावहारिक जिंदगी में हमारे काम आती है। तो आज के शनिवार के दिन नो बैग डे में हम आपके लिए लेकर आए हैं मीना की कहानी में कवि की कविता। उसके बाद अध्यापिका मितेश कुमारी आएंगी जो हमें बताएंगी कि चरित्र निर्माण में परिवार, विद्यालय और समाज की भूमिका। और उसके बाद आएंगी अध्यापिका वंदना यादव जो हमें बताएंगी मौसमी बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, यानी मौसमी बीमारियों से बचाव। तो चलिए करते हैं शुरुआत, और शुरुआत में सुनते हैं मीना की कहानी कवि की कविता। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके, हो पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर सफल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता धिन्ना हो, पहाड़े या हो गिन्ना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर सफल है अपनी मीना। गर्मी है बहुत, बह रहा है पसीना, जल्दी से चलो इंतजार कर रही है मीना। आप सब यही सोच रहे हैं ना कि मैं कविता में बात क्यों कर रहा हूँ? भाई मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज मीना और उसके दोस्त भी कविता सुना रहे हैं। वो देखो वहाँ स्कूल के मैदान में। अब चिंटू की बारी। हाँ, अब चिंटू की बारी। ठीक है, लेकिन मैं कविता सुनाऊं किस पे? हाँ, आसमान पे। ठीक है, सुनो। सूरज, चंदा, तारे, बादल, इनका घर है आसमान। मुझे वो फिल्में अच्छी लगती जिनमें होता शाहरुख खान। चिंटू, ये क्या बात हुई? भाई मुझे तो ऐसी ही कविता आती है। कविता? तुमने तो एक लाइन से दूसरी लाइन जोड़ दी। लाइन जोड़ दी, कविता की टांग तोड़ दी। अब किसकी बारी है? बारी है, मिट्टू की बारी है। हाँ मिट्टू, अब तुम्हारी बारी। जल्दी से सुनाओ कुछ मजेदार। मजेदार? करेले का हलवा और गुड़ का अचार। अब रवि की बारी। ठीक है दीपू, लेकिन मैं कविता किस पे सुनाऊं? रवि, तुम कविता सुनाओ। हाँ, अपने स्कूल के बाग पे। ठीक है। बाग ये देखो कितना प्यारा, खिले हर तरफ फूल, इतने सारे यहाँ पे झूले, बच्चे रहे हैं झूल। बाग के कारण स्कूल हमारा और भी लगता खास, हरे रंग की चादर लगती, बाग की ताजी घास। वाह वाह वाह, बढ़िया रवि। मजा आ गया। वाह। अब रोशनी की बारी, और रोशनी कविता सुनाएगी। स्कूल पे? हाँ, स्कूल पे कविता सुनाओ। हाँ, स्कूल पे सुनाओ, स्कूल पे। ये ठीक है, स्कूल पे सुनाओ। स्कूल पे? ठीक है। स्कूल तुझे है मेरा नमन, हाथ जोड़ के शीश झुका के, शत शत बार तुझे नमन। जहाँ खिले विद्या के फूल, तू ही तो है वो चमन। स्कूल तुझे है मेरा नमन, स्कूल तुझे है मेरा नमन। वाह वाह, बहुत बढ़िया, कविता सुनाई। बहुत खूब। रोशनी, मेरी मानो तो रवि के साथ साथ तुम्हें भी कविता की प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए। कविता की प्रतियोगिता? रवि, तुमने रोशनी को उस प्रतियोगिता के बारे में बताया नहीं? वो याद नहीं रहा। रवि, दीपू किस प्रतियोगिता की बात कर रहा है? रोशनी, दरअसल अगले शनिवार को 7 वाले गांव के स्कूल में कविता की एक प्रतियोगिता होने वाली है।
रोशनी, दीपू ठीक कह रहा है, तुम्हें भी उस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। मीना, मुझे लगता है रवि चाहता ही नहीं कि रोशनी उस प्रतियोगिता में हिस्सा ले क्योंकि रोशनी ही है जो इसे टक्कर दे सकती है। नहीं दीपू, ऐसी कोई बात नहीं। रवि, तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था। मैंने कहा था ना रोशनी, मैं भूल गया था। वैसे भी उस प्रतियोगिता में भाग लेना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। क्यों? एक तो वो स्कूल यहाँ से बहुत दूर है और दूसरा वहाँ के बच्चे बहुत बढ़िया कविता लिखते हैं। तुम्हारे लिए वो प्रतियोगिता जीतना असंभव के बराबर है। कुछ भी हो रवि, मैं उस प्रतियोगिता में हिस्सा जरूर लूंगी। शाबाश रोशनी, ये हुई ना बात। बहुत अच्छे, वाह रोशनी। मीना, चलो मेरे साथ। कहाँ रोशनी? मेरे घर, पिताजी से अनुमति लेने। रोशनी मीना को लेके अपने घर गई और अपने पिताजी से प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की अनुमति मांगी। रोशनी के पिताजी बोले, समझदारी की बात करो रोशनी बेटी, इतनी दूर तुम जाओगी कैसे? आपके साथ। बेटा, शनिवार की सुबह मुझे शहर जाना है एक बहुत जरूरी काम से। चाचा जी, अगर रोशनी आपकी साइकिल पे चली जाए तो? मीना बेटी, इसे साइकिल चलानी आती कहाँ है? पिताजी, अभी प्रतियोगिता होने में 5 दिन बाकी है। अगर मैं आज से ही साइकिल चलाने का अभ्यास शुरू कर दूं तो? मैंने कहा ना कि रोशनी के पिताजी, मान जाइए ना। लेकिन रोशनी की माँ। रोशनी बहुत अच्छी कविताएं लिखती है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी बेटी वो प्रतियोगिता जरूर जीतेगी। अगर आज हमने उसे रोका तो उसका आत्मविश्वास हमेशा के लिए टूट जाएगा। कह तो तुम ठीक रही हो। रोशनी, तुम अभी तक गई नहीं? कहाँ पिताजी? अरे भाई, साइकिल चलाने का अभ्यास करने। इसका मतलब आपने मुझे प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दे दी? हाँ बेटी। ओ, पिताजी, आप कितने अच्छे हैं। चलो रोशनी, मैं तुम्हें साइकिल चलाना सिखाऊंगी। चलो। मीना की मदद से रोशनी ने सीखना शुरू किया साइकिल चलाना, लेकिन रोशनी साइकिल का संतुलन ना बना पाती और बार बार गिर जाती। मीना, मैं फिर से गिर गई। मुझे नहीं लगता मैं साइकिल चलाना सीख पाऊंगी। हिम्मत मत हारो रोशनी, एक बार फिर से कोशिश करो। मीना के कहने पर रोशनी ने एक बार फिर से साइकिल चलाना शुरू किया। उसने थोड़ी दूर तक ही साइकिल चलाई थी कि तभी सामने से रवि आ गया। रोशनी ने अपनी साइकिल रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो रवि से जा टकराई। मुझे माफ करना रवि, मुझसे ब्रेक नहीं लगी। और कोई बात नहीं रोशनी, तुम तो ठीक हो ना? हाँ। रोशनी, ये अचानक तुम्हें साइकिल चलाने की क्या सूझी? वो मैं बताती हूँ रवि। दरअसल रोशनी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए वहाँ। मीना ने रवि को पूरी बात बताई, जिसे सुन के रवि सोच में पड़ गया। क्या हुआ रवि, तुम क्या सोचने लगे? कुछ नहीं। तुम्हारी आँखों में आंसू? बस ऐसे ही मीना, एक पुरानी बात याद आ गई थी। तुम चिंता मत करो रोशनी, मैं सिखाऊंगा तुम्हें साइकिल चलाना। तुम? लेकिन मुझे तो लगा था कि शायद तुम नहीं चाहते कि मैं कविता की प्रतियोगिता में हिस्सा लूं। फिर तुम। मुझे माफ कर दो रोशनी, ये सच है कि मैंने तुम्हें प्रतियोगिता में भाग लेने से रोकने की कोशिश की, लेकिन अब मुझे पता चला है कि मैं कितना गलत था। मीना, रोशनी, आज मुझे वो दिन याद आ रहा है जब मैं साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा था और मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था। बहुत मुश्किल हुई थी मुझे, लेकिन रोशनी, मैं तुम्हें वैसी मुश्किल नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें साइकिल चलाना सिखाऊंगा ताकि तुम शनिवार को प्रतियोगिता में हिस्सा ले सको। रवि ने रोशनी को साइकिल चलाना सिखाया। 2 दिन में ही रोशनी एकदम बढ़िया तरीके से साइकिल चलाना सीख गई। और फिर शनिवार को प्रतियोगिता के बाद। मीना, रोशनी, रवि, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। जल्दी बताओ, कौन जीता कविता की प्रतियोगिता? हम दोनों। अरे वाह, वैसे मैं जानती थी कि तुम दोनों ही जीतोगे। आखिर तुम दोनों हो ही इतने महान कवि। महान कवि, लेकिन मिट्टू से बढ़िया नहीं। देखा दोस्तों, मीना ने आज भी हमें एक नई बात सिखाई, और वो ये कि जीवन का असली सुख दूसरों की मदद करने में है ना? सरल करे ये सबका जीना, चतुर है अपनी मीना। चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्ठू की नई कविता। मुश्किल तो हर एक के ही जीवन में आती जाती है,
जो मुश्किल में मदद करे, बस वही सच्चा साथी है। भाई वाह, 2 पंक्तियों में कितनी गहरी बात बता गए मीना और मिट्ठू। चलो दोस्तों, अब सुनते हैं एक बढ़िया सा गाना। तुम सुनो हमारी, हम सुने तुम्हारी, हो तुम सुनो हमारी, हम सुने तुम्हारी, एक दूजे की बात समझना यही है समझदारी। तुम सुनो हमारी, हम सुने तुम्हारी, एक दूजे की बात समझना यही है समझदारी। एक दूजे की बात समझना यही है समझदारी। एक दूजे के दिल की समझो, एक दूजे को जानो, कहना चाहे दोस्त बात जो उसको तुम पहचानो। एक दूजे के दिल की समझो, एक दूजे को जानो, कहना चाहे दोस्त बात जो उसको तुम पहचानो। बात बात में बात है बनती सही कहावत प्यारी। हाँ, बात बात में बात है बनती सही कहावत प्यारी। एक दूजे की बात समझना यही है समझदारी। अपनी एक मुस्कान से ही बस बिगड़ी बात बना लो, कभी जो कोई रूठे तो तुम हंस के उसे मना लो। अपनी एक मुस्कान से ही बस बिगड़ी बात बना लो, कभी जो कोई रूठे तो तुम हंस के उसे मना लो। मीठे मीठे झगड़ों से हो पक्की और भी यारी। मीठे मीठे झगड़ों से हो पक्की और भी यारी। एक दूजे की बात समझना यही है समझदारी। तुम सुनो हमारी, हम सुने तुम्हारी, एक दूजे की बात समझना यही है समझदारी। एक दूजे की बात समझना यही है समझदारी। गाना सुन के तो मजा आ गया। और अब क्या कहा? अब खेलना है। ठीक है, तो फिर चलो खेलने मीना की क्लास में। बच्चों, आज हम खेलेंगे अक्षरों की अंताक्षरी। मैं तुम्हें एक शब्द बताऊंगी और तुम्हें उस शब्द के हर एक अक्षर से एक नया शब्द बनाना है और हर नए शब्द से जुड़ा एक मुहावरा बताना है। ठीक है? जी बहन। तो आज का शब्द है चप्पल, और चप्पल का मतलब होता है जूती। दीपू, मैं चप्पल नहीं चप्पल की बात कर रही हूँ। चप्पल का मतलब होता है चतुर। चलो बच्चों, अब चप्पल के हर एक अक्षर से नए शब्द बनाओ। बहन जी, चप्पल का पहला अक्षर है च और च से होती है चादर। शाबाश रवि। और चादर से जुड़ा मुहावरा? चादर से बाहर पैर पसारना, मतलब आमदनी से अधिक खर्चा करना। बिल्कुल ठीक रवि। चलो अगले अक्षर से शब्द कौन बनाएगा? बहन जी, च के बाद चप्पल में आता है प और प से होता है पानी। शाबाश रोशनी। और पानी से जुड़ा मुहावरा? पानी पानी होना, मतलब बहुत लज्जित होना। बिल्कुल सही। अब अगला शब्द कौन बताएगा? मैं। हाँ कृष्णा, बताओ। च और प के बाद चप्पल में आता है ल और ल से होता है लट्टू। शाबाश कृष्णा। और लट्टू से जुड़ा मुहावरा? लट्टू होना, मतलब मुग्ध होना। शाबाश मीना। तो बच्चों, खेल के मजा आया ना? बहुत मजा आया बहन जी। मजा तो आपको भी खूब आया होगा, है ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव। दोस्तों, मुझे चिट्ठी जरूर लिखना, मैं इंतजार करूंगी। मेरा पता है
मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो सरल करे ये सबका जीना, चतुर सबल है अपनी मीना। मीना की कहानी के बाद अब आएंगी अध्यापिका मितेश कुमारी, जो हमें बताएंगी चरित्र निर्माण में परिवार, विद्यालय और समाज की भूमिका। प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम विद्यार्थी के चरित्र निर्माण में विद्यालय, परिवार और समाज की क्या क्या भूमिकाएं होती हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम चरित्र शब्द का अर्थ जानते हैं। चरित्र शब्द संस्कृत भाषा के चर और इत्र शब्दों से मिलकर बना है। चर एक धातु है जिसका अर्थ है चलना, अभ्यास करना और व्यवहार करना, तथा इत्र का अर्थ है इस संसार में, अर्थात इस संसार में होने वाला व्यवहार। इस प्रकार चरित्र शब्द का अर्थ है जो सत्यव्रत, व्यवहार कुशल, ईमानदार, कर्मनिष्ठ, संतोषी, परमार्थी और दयालु है, वही चरित्रवान है। चरित्र शब्द का अर्थ मानवीय संदर्भ में होता है। इस प्रकार चरित्र केवल मानवीय व्यवहार है, व्यक्ति मानव विशेषताओं का योग है जो मानव व्यवहार में प्रकट होता है, तब मानव चरित्र का निर्माण होता है। स्वामी परमहंस कहते हैं कि आप चरित्रवान बनो, जगत अपने आप मुग्ध हो जाएगा। बच्चों, चरित्र निर्माण के लिए केवल बाहरी रूपरेखा पर ही विचार करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बाहर का चरित्र व्यवहार कहलाता है और ये व्यवहार उसकी जीवनचर्या का एक भाग है। आंतरिक चरित्र के लिए बुद्धि का पवित्र होना आवश्यक है, जो ईश्वर के प्रति आस्था पर निर्भर है कि हम ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव के अनुकूल हों, तथा मनुष्य का ज्ञान और उसका कर्म ईश्वर को साक्षी मानकर पवित्र और मर्यादित बन जाए। इस सर्वांगपूर्ण आंतरिक शुद्धि का नाम ही चरित्र निर्माण है। प्यारे बच्चों, मनुष्य जीवन में चरित्र निर्माण का महत्वपूर्ण स्थान है। इंग्लिश भाषा की कुछ सुंदर पंक्तियाँ हमें यही बताती हैं, जैसे When wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, all is lost. ये पंक्तियाँ हमें निर्दिष्ट करती हैं कि अगर मनुष्य का चरित्र समाप्त हो जाता है तो मनुष्य जीवन में सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब आपको समझ आ गया होगा कि चरित्र शब्द का क्या अर्थ होता है। अब हम चरित्र निर्माण में सहायक प्रथम सोपान अर्थात परिवार के संदर्भ में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि परिवार शब्द से क्या तात्पर्य है। परिवार किसी घर में माता पिता और उनकी संतानों का समूह होता है। परिवार शब्द के अन्य शाब्दिक अर्थ भी हैं, जैसे कुटुंब, कुनबा, घर आदि। यूनान के पाश्चात्य विचारक मॉन्टेसरी ने परिवार के वातावरण तथा परिस्थिति को महत्वपूर्ण माना है। वहीं दूसरे पाश्चात्य विचारक रेमंड के अनुसार घर ही वह स्थान है जहाँ वे महान गुण उत्पन्न होते हैं, जिनकी सामान्य विशेषता सहानुभूति है। घर में घनिष्ठ प्रेम की भावनाओं का विकास होता है। यहीं पर बालक उदारता, अनुदारता, निस्वार्थ, स्वार्थ, न्याय, अन्याय, सत्य और असत्य, परिश्रम और आलस्य में अंतर करना सीखता है। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होती है, जिसमें रहकर वह सभी गुण सीखता है जिनकी आगे चलकर पाठशाला में आवश्यकता होती है। परिवार से ही बालकों को नैतिकता और सामाजिकता का प्रशिक्षण मिलता है। सामाजिक और नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करने में परिवार का मुख्य योगदान होता है।
अच्छी आदतों और अभिरुचियों, मन में प्रेम, सहयोग, परोपकार, सहिष्णुता, कर्तव्य पालन आदि गुणों का विकास भी परिवार के अंतर्गत ही होता है। प्रसिद्ध विचारक प्लेटो के अनुसार यदि आप चाहते हैं कि बालक सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा और निर्माण करे तो उसके चारों ओर सुंदर वस्तुएं प्रस्तुत करें। प्यारे बच्चों, परिवार बालकों को समाज में अच्छा व्यवहार करने की शिक्षा देता है तथा बालक के चरित्र निर्माण में निम्न गुण परिवार द्वारा बालक को प्रदत्त किए जाते हैं, जैसे हमेशा प्रसन्न रहना, साहसी बनना, निस्वार्थ होना, दया और सहानुभूति प्रकट करना, जीवन में उत्साह से रहना, आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता बनाए रखना, नेतृत्व की क्षमता का विकास करना, सद्गुणों का विकास करना तथा घर के वातावरण को अच्छा बनाए रखना। अतः इन समस्त गुणों का विकास बालक को जन्म पर्यंत स्वतः ही परिवार द्वारा प्रदत्त होता है। प्यारे बच्चों, अब हम बालक के चरित्र निर्माण में सहायक द्वितीय सोपान अर्थात विद्यालय का बच्चे के चरित्र निर्माण में क्या योगदान होता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि विद्यालय अर्थात पाठशाला का क्या अर्थ होता है। विद्यालय दो शब्दों से मिलकर बना होता है, विद्या धन आलय, अर्थात विद्या का अर्थ है शिक्षा और आलय का अर्थ है घर अर्थात शिक्षा का घर। जहाँ से विद्या मिलती है वैसे ही घर को विद्यालय कहते हैं। विद्यालय एक ऐसी संस्था है जहाँ बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और नैतिक गुणों का विकास होता है। बालक के तीसरे वर्ष से ही उसके चरित्र निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। चरित्र निर्माण एक प्रक्रिया है जो ताउम्र नियमित रूप से अनवरत चलती है। विद्या का दान करने का कार्य एक शिक्षक अर्थात गुरु का होता है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक का चरित्र निर्माण ही है। शिक्षक ही शिक्षा के माध्यम से बालक के श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण करता है। विद्यालयी क्रियाकलाप बालक को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मूल्य शिक्षा देने का कार्य करते हैं। कहा भी जाता है कि उपदेश की अपेक्षा सिखाने वाले का आचरण अधिक प्रभावी व श्रेयकर होता है। शिक्षक केवल उपदेशों और प्रवचनों द्वारा मूल्य शिक्षा प्रदान करके अपने छात्रों का चरित्र निर्माण नहीं कर सकता, अपितु छात्र उसके विषय ज्ञान के साथ उसके दैनिक व्यवहार एवं आचरण को भी देखते हैं और उनका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। बच्चों में अनुकरण की प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। शिक्षक का वार्तालाप करना, आत्मानुशासन, आचरण, लेखन व भाषण शैली, हाव भाव, वेशभूषा, चाल ढाल, समस्या समाधान करने का तरीका आदि सभी गतिविधियों का वे अनुकरण करते हैं। सुयोग्य शिक्षक ये जानते हैं कि छात्र छात्राओं को चारित्रोन्मुख बनाने के लिए उसे कब और क्या करना है। वह उनके लिए ऐसे वातावरण, परिवेश और परिस्थितियों का निर्माण करता है जिनसे छात्रों के सम्मुख कुछ कसौटियां आती हैं जिनके द्वारा छात्रों की चारित्रिक परीक्षा होती है। अगर इस प्रक्रिया में कोई बालक चूकता है तो शिक्षक उसे संभालता है, उसे उस मार्ग पर जाने से बचाकर सही रास्ते पर लाता है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य यह भी है कि वह विद्यार्थी में ज्ञान वृद्धि के साथ साथ जीवन जीने की कुशलता पैदा करता है। चरित्र निर्माण मानव जीवन में महती भूमिका रखता है। चरित्र नष्ट हो जाने पर मनुष्य की मनुष्यता ही चली जाती है। अतः छात्रों के चरित्र का निर्माण करना और उसकी रक्षा करना सिखाना शिक्षक का मुख्य कार्य है। इसमें शिक्षक के साथ बच्चों के चरित्र निर्माण में माता पिता अर्थात परिवार का सहयोग भी अति आवश्यक है। प्यारे बच्चों, अब हम बालक के चरित्र निर्माण में सहायक तृतीय सोपान अर्थात समाज के विषय में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम समाज शब्द का अर्थ समझते हैं। समाज एक से अधिक लोगों के समुदाय से मिलकर बने
एक विशाल समूह को कहते हैं जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। मानवीय क्रियाकलाप में आचरण, सामाजिक सुरक्षा और निर्वाह आदि की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। पाश्चात्य विचारक अरस्तु ने कहा है कि एक श्रेष्ठ नागरिक का विकास श्रेष्ठ समाज में ही होता है। समाज में ही रहकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जन्म से लेकर मृत्यु तक उसे समाज में ही रहना होता है। समाज से भिन्न होकर उसकी दशा वैसी ही हो जाती है जैसे जल से निकली मछली की होती है। सी राजगोपालचारी का विश्वास था कि किसी राष्ट्र का विकास उसके विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण से ही संभव है। वहीं हमारी भारतीय संस्कृति का मूल स्वर है भोग करो किंतु त्याग के साथ। कहने का अभिप्राय ये है कि हमारा सामाजिक चरित्र ऐसा हो कि हम सारे सुखों का भोग करते हुए भी नैतिकता को कायम रखें। अतः नैतिकता युक्त शिक्षा ही चरित्रवान समाज का निर्माण करती है। अतः प्यारे बच्चों, अब सब आपको समझ आ गया होगा कि चरित्र निर्माण में समाज अपना अद्वितीय स्थान रखता है। परिवार, विद्यालय से प्राप्त नैतिक गुणों का उपयोग बालक समाज के सामने प्रदर्शित करता है और समाज के साथ ही वह बालक उन गुणों की परिपक्वता हासिल करता है। प्यारे बच्चों, अब हम जानते हैं कि चरित्र निर्माण में व्यावहारिक ज्ञान का भी विशेष महत्व होता है। व्यावहारिक कुशलता और सामाजिक कुशलता से ही बालक अपने चरित्र का निर्माण करता है। व्यावहारिक रूप में हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या बोलते हैं, हम क्या पहनते हैं, कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि इन्हीं सब का मिश्रण हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। नैतिक भावनाओं को विकसित करके चरित्र का निर्माण परम आवश्यक है। मनुस्मृति में लिखा है कि ऐसा व्यक्ति जो सद्चरित्र हो, चाहे उसे वेदों का ज्ञान भले ही कम हो, उस व्यक्ति से कहीं अच्छा है जो वेदों का पंडित होते हुए भी अशुद्ध चरित्र वाला है। प्रत्येक बालक को आत्मसम्मान की भावना को विकसित करना परम आवश्यक है। संसार में धन से अधिक महत्व चरित्र का माना गया है। अमेरिकी विचारक इमर्सन ने लिखा है कि उत्तम चरित्र ही सबसे बड़ा धन है। वहीं हमारे भारतीय विचारक स्वामी विवेकानंद युवाओं को संबोधित करते हुए कहा करते थे कि युवाओं, उठो, जागो और अपने चरित्र का विकास करो। चरित्र मानव जीवन की स्थायी निधि है। जीवन की स्थायी सफलता का आधार मनुष्य का चरित्र ही है। किसी व्यक्ति के विचार, इच्छाएं, आकांक्षाएं और आचरण जैसा होगा, उन्हीं के अनुरूप चरित्र का निर्माण होता है। अतः मनुष्य जब अपने से अधिक बुद्धिमान, गुणवान, विद्वान और चरित्रवान व्यक्ति के संपर्क में आता है, तो उसमें स्वयं ही उन गुणों का उदय होता है। अगर व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो एक श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण करना होगा तथा प्रत्येक व्यक्ति की पहचान भी उसके चरित्र से ही होती है। अतः हैं कि जब बालक इस संसार में जन्म लेता है तो सर्वप्रथम वह माता पिता अर्थात परिवार से ही चारित्रिक निर्माण में सहायक गुणों को ग्रहण करता है। तत्पश्चात उन सूक्ष्म गुणों को लेकर वह पाठशाला में शिक्षक के माध्यम से सुदृढ़ अवस्था को प्राप्त करता है। मन में संकल्प युक्त उन गुणों को लेकर वह समाज से प्राप्त सहयोग के द्वारा एक आदर्श स्थापित करने में सफल होता है तथा सफल और सुदृढ़ चरित्र का बालक ही एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण करता है। अतः आप लोग समझ गए होंगे कि एक बालक के चरित्र निर्माण में परिवार, विद्यालय और समाज की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
तो प्यारे बच्चों, अब आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गया होगा कि व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो चरित्र की होती है। तो आप लोगों से, मैं सभी से यही उम्मीद करती हूँ कि आप अपने जीवन में सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण जो बिंदु है यानी चरित्र निर्माण, श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण करने की कोशिश करें, क्योंकि एक श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण जब आप करेंगे तो आप पूरे समाज, आप देश, यहाँ तक कि पूरे विश्व में अपने व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से वर्चस्व स्थापित कर पाएंगे। और उसके साथ आपके माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया है वो अपने बच्चे पर बहुत ही गर्व महसूस करेंगे, क्योंकि माँ बाप का कर्ज जो है वो बेटा तभी चुका सकता है, बच्चे तभी चुका सकते हैं जब वो श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण कर इस देश के लिए, इस विश्व के लिए कुछ कर दिखाएं। तो आप लोगों से मेरी यही उम्मीद है। अब तक जो मैंने आपको चरित्र निर्माण से संबंधित जो बिंदु मैंने आपको बताए, तो मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ बार बार कि आप सभी एक श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण करें। धन्यवाद। बच्चों, अभी आपने सुना चरित्र निर्माण में परिवार, विद्यालय और समाज की क्या भूमिका होती है, जिसे प्रस्तुत किया अध्यापिका मितेश कुमारी ने। अब आएंगी अध्यापिका वंदना यादव, जो हमें बताएंगी मौसमी बीमारियों से बचाव। नमस्कार बच्चों, मैं वंदना यादव आप सभी के सामने एक बार फिर से प्रस्तुत। मैं आपके सामने एक प्यारी सी कविता के साथ आज के विषय की शुरुआत करती हूँ। कोयल मधुर कूकती है, मयूर संग मन मयूर नृत्य करता है, बरखा की बूंदों के संगीत पर रोम रोम नृत्य करता है, शीतल स्नेह प्रफुल्लित हो जाते, तप्त धरावे देह दोनों, मौसम की अंगड़ाई में कुदरत की सुंदरता निहारते नेत्र दोनों, चहुं ओर नव नूतन प्रतीत होता है, मानसून जब इस धरा पर दस्तक देता है। बच्चों, मानसून की दस्तक भीषण गर्मी से त्रस्त जन जीवन में एक नई श्वास, नई ऊर्जा व नया उल्लास भर देता है। यह मौसम प्राय सभी का प्रिय मौसम होता है। प्यारे बच्चों, हमारे देश में सिर्फ मानसून ही नहीं, अन्य मौसम भी हैं। यहाँ हर मौसम अपने होने का एहसास करवाता है, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो और चाहे बारिश हो। हर मौसम का अपना एक अलग ही आनंद है। मानसून के आने पर जहाँ चारों ओर सुहावना मौसम हमारे मन को खुश कर देता है, वहीं यह सुहावना मौसम अपने साथ कुछ बीमारियां भी लाता है। बच्चों, न सिर्फ मानसून वरन सर्दी, गर्मी भी अपने साथ कुछ बीमारियां लाते हैं। ये बीमारियां विभिन्न मौसम के हिसाब से भिन्न भिन्न होती हैं। इन बीमारियों को मौसमी बीमारियां यानी सीजनल डिजीजेस कहते हैं। प्यारे बच्चों, इन दिनों मौसम तेजी से बदल रहा है और अपने साथ मौसमी बीमारियां भी ला रहा है। और यदि इस समय हम अपने खान पान, रहन सहन का उचित ध्यान नहीं रखेंगे तो हम बड़ी आसानी से इन मौसमी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। अरे रे, ये क्या बच्चों, आप तो घबराने लगे। घबराइए नहीं, इन मौसमी बीमारियों से बचाव के विषय में आज हम कई जानकारियां साझा करेंगे। आप सब तैयार है ना? बच्चों, अब तक हम यह तो जान ही चुके हैं कि मौसमी बीमारी किसे कहते हैं। अब हम किस मौसम में कौन सी बीमारी होती है, वे उनके नाम क्या होते हैं और उनसे बचाव के उपायों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम गर्मियों में होने वाली बीमारियों के नाम जानते हैं, जैसे डिहाइड्रेशन, लू, फूड पॉइजनिंग, खसरा, छोटी व बड़ी माता, तापघात यानी हीट स्ट्रोक, सनबर्न यानी सूर्य की तेज किरणों से त्वचा का जल जाना। सर्दियों में होने वाली कुछ बीमारियों के नाम इस प्रकार हैं: फ्लू यानी सर्दी, जुकाम व बुखार, अस्थमा यानी दमा, टॉन्सिलाइटिस,
साइनोसाइटिस, हाइपोथर्मिया आदि। और मानसून में होने वाली बीमारियां हैं डायरिया, पीलिया, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड आदि। बच्चों, अब हम जानेंगे कि कैसे हम इन बीमारियों से अपना बचाव करें। गर्मियों में मुख्य रूप से पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है। तेज गर्मी व उमस के कारण शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है। इससे बचने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। पानी के अलावा नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ, लस्सी, शरबत, गन्ने या अन्य मौसमी फलों का रस पीना चाहिए। इनमें विभिन्न प्रकार के मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ, इलेक्ट्रोलाइट्स और सरल शर्करा होती है। यह हमारे शरीर को पोषण व जल प्रदान करती है। इसके अलावा भिन्न प्रकार के फल भी हमें डिहाइड्रेशन से बचाते हैं, जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी आदि। यह हमें लू व हीट स्ट्रोक के प्रकोप से भी बचाते हैं। लू के प्रकोप से इन सब के साथ जो सबसे प्रमुख है वो है प्याज। जी हाँ बच्चों, प्याज। यह प्याज हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स देता है। वह ब्लड शुगर यानी रक्त शर्करा को भी संयमित करता है। जो नींबू पानी भी हमारे शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ हमारे इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र को भी मजबूत रखता है। इसके अलावा हम ORS का घोल भी पी सकते हैं। यह बाजार में भी उपलब्ध है और आप इसे घर में भी बड़ी आसानी से खुद से बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं। इसके लिए आपको 1 गिलास पानी में आधा चम्मच चीनी व 1/4 चम्मच नमक मिलाना है। और लो, हो गया आपका ORS तैयार। गर्मियों की अन्य बीमारियों में कुछ वायरस जनित रोग भी होते हैं, जैसे खसरा, छोटी माता, बड़ी माता। ये सभी संक्रामक रोग हैं। संक्रामक का मतलब है कि रोगी के संपर्क में आने से यह रोग फैलते हैं। इसीलिए हमें ऐसे रोगियों को अलग से रखना चाहिए। इनसे उचित दूरी बनाते हुए इनकी देखभाल करनी चाहिए। और यदि स्वयं आपको यह बीमारी हो गई हो तो आप स्वयं भी अन्य लोगों से उचित दूरी रखते हुए उन्हें संक्रमित होने से बचा सकते हैं। बच्चों, खसरा या छोटी माता, बड़ी माता, इन सभी वायरल संक्रमणों का उचित चिकित्सकीय उपचार अवश्य करवाना चाहिए। गर्मियों में अधिक तापमान रहने से खाना जल्दी खराब हो जाता है और यदि हम उसे खा लें तो फूड पॉइजनिंग का खतरा हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि ताज़ा खाना खाएं, वह भोजन स्वच्छ हो, दूषित बिल्कुल ना हो। गर्मियों में यदि खाना बच जाए तो उसे फ्रिज में रखें, वह जल्द से जल्द काम में लें। बाहर खाना खाने से बचें और तेज मसालेदार व्यंजनों को बिल्कुल भी ना खाएं। घर का सादा, ताज़ा व स्वच्छ भोजन हमको फूड पॉइजनिंग से बचाएगा। तो देखा आपने, उचित खान-पान से ही हम कैसे स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं। गर्मियों में बच्चों, कुछ कीटाणु इतने छोटे होते हैं कि दिखाई ही नहीं देते और यह कीटाणु फल, सब्जियों, पानी आदि के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचकर हमें बीमार कर देते हैं। इसीलिए कभी भी खुले में रखे फल, सब्जी इत्यादि ना खाएं। साफ व ढके अथवा अपने सामने ही काटे गए फल व सब्जी का सेवन करना चाहिए। बच्चों, दूषित जल, खान पान व आसपास फैली गंदगी हैजा जैसी बीमारियों का कारण होती है। इस रोग के होने पर डायरिया, बेचैनी, प्यास की अधिकता हो जाती है। इससे बचने के लिए स्वच्छ भोजन, स्वच्छ पानी आवश्यक है। इस रोग का सबसे अच्छा बचाव है टीकाकरण। यह एक जानलेवा बीमारी है, अतः समय रहते डॉक्टर को दिखाएं व उचित दवा लें। हैजे के अलावा टाइफाइड भी एक खतरनाक बीमारी है। यह भी दूषित भोजन व दूषित पानी से होता है। यह एक संक्रामक रोग है, अतः रोगी को लोगों के संपर्क से दूर रखना चाहिए। टाइफाइड से बचाव के लिए स्वच्छ जल, भोजन व वातावरण अति आवश्यक है। टीकाकरण व डॉक्टरी परामर्श भी जरूर लें। बच्चों, एक बात तो साफ है कि मानसून में होने वाली ज्यादातर बीमारियां
दूषित वातावरण, दूषित भोजन व पानी से होती है। तो क्यों ना हम भोजन, पानी व वातावरण को साफ व स्वच्छ रखें, है ना? एकदम कारगर उपाय। अब मैं आपको पानी को स्वच्छ करने के घरेलू उपायों के बारे में चर्चा करूंगी, किंतु उससे पहले आप सभी दृढ़ निश्चय करें कि आप सभी हैजे, टाइफाइड व कोविड-19 जैसी बीमारियों के टीकाकरण के लिए अपने आस पड़ोस में सभी को प्रोत्साहित करेंगे। तो चलिए, पानी साफ करने का पहला तरीका, पानी को 2-4 मिनट उबालें, जिससे उसमें मौजूद सभी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ आदि नष्ट हो जाएं। इसके बाद इसे किसी साफ बर्तन में ठंडा कर स्टोर करें व उपयोग करें। दूसरा तरीका, पानी साफ करने के लिए हम क्लोरीन का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके लिए हम पानी में क्लोरीन की गोली डालकर 4-5 घंटे रहने देंगे और इसके बाद स्वच्छ पानी पीने योग्य हो जाएगा। तीसरा तरीका, कभी कभी हमको पानी में कुछ गंदगी दिखाई देती है तो हम इसमें फिटकरी का एक टुकड़ा डाल देंगे और थोड़ी देर में ही सारी गंदगी नीचे बैठ जाएगी और अब हम आसानी से पानी को छानकर उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, आपके साथ ये जानकारी साझा करना मुझे बहुत ही रुचिकर लगा। आशा करती हूँ आपसे शीघ्र फिर मुलाकात होगी। आप सभी से आज्ञा लेती आपकी वंदना।